जी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस लेक्चर में ओजोन डेप्लीशन के बारे में पढ़ेंगे। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन ओजोनोस्फीयर बिगन टू ड्रॉप इन 1980। तो जो ओजोनोस्फीयर में जो अमाउंट है वो कम होने लगी थी 1980s में, ठीक है। स्प्रिंग टाइम ओजोन होल यानी कि जो एरिया एक्सट्रीम थिननेस ऑफ ओजोन वो डिस्कवर्ड ओवर एंटार्क्टिका इन 1985 बाय फरमान, ठीक है। तो जो एक ओजोन में जो होल है वो डिस्कवर किया था एंटार्क्टिका में सबसे पहले, ठीक है, फरमान ने। तो इट्स एरिया हैज़ बीन स्प्रेडिंग, जो इसका जो एरिया है वो लगातार जो है वो स्प्रेड आउट होने लगा है उसके बाद। तो इन 2000 एंड द ओजोन होल एरिया ओवर एंटार्क्टिका ऑक्युपाइड अबाउट 28.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो 2000 में जो ओजोन होल का जो एरिया है अंटार्कटिका में वो लगभग 28.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैल चुका है, ठीक है। तो फैल चुका था। तो स्मॉलर ओजोन होल हैज़ ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड ओवर नॉर्थ पोल। तो ये ओजोन होल जो है नॉर्थ पोल में भी डिस्कवर किया गया। तो ओजोन लेयर जो है हैज़ बीन फाउंड टू थिन आउट इन द अदर एरियाज। तो कुछ दूसरे भी एरिया थे, ठीक है, जिसमें जो ओजोन लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा पतली पाई गई थी। तो फॉर एग्जांपल जैसे कह रहा है कि 8% हो रहा था बिटवीन 30 डिग्री टू 50 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। तो एन ओजोन जो रिडक्शन है वो 1% इंक्रीज हो रही है। द अमाउंट ऑफ हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रेडिएशन रीचेज द अर्थ बाय 2%। तो जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन आ रही थी अल्ट्रावायलेट की, ठीक है, वो लगभग 2% तक जो है अर्थ पर रीच कर रही है। तो इट मीन्स जहाँ पर क्या है कि देयर हैज़ बीन इंक्रीज यूवी रेज बी रेडिएशन रीचिंग द अर्थ बाय 15 to 20%। तो बी रेडिएशन जो है वो अर्थ में 50 से 20% जो है रीच कर रही है, वो इंक्रीज होगी। पहले 2% थी, अब कितनी होगी है 15 to 20% तक। तो इट इज़ स्टिल हायर ओवर अंटार्कटिका इंक्लूडिंग द ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड अदर कंट्रीज नियर द साउथ पोल। जो है हाई है ज़्यादातर अंटार्कटिका में, ठीक है, जिस ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, न्यूजीलैंड भी है और दूसरी कंट्री है जो कि साउथ पोल के नज़दीक है। ODS ओजोन डेप्लीशन सब्सटेंस। तो ओजोन डेप्लीशन सब्सटेंस या फिर ODS आर दो सब्सटेंसेस विच रिएक्ट विद ओजोन प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर एंड डिस्ट्रॉय द सेम। तो कह रहा है कि तो ऐसी सब्सटेंस जो कि ओजोन में जो है रिएक्ट कर रही है, ठीक है, और ओजोन लेयर को जो है वो डिस्ट्रॉय करी जा रही है। मेन ओजोन डेप्लीशन सब्सटेंस जो होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसे हम CFS बोल देते हैं। हेलोन्स होगी है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन है, टेट्राक्लोराइड है एंड क्लोरीन है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ओडरलेस है और सिंथेटिक गैस सब्सटेंस है जो कि यूज्ड होता है ज़्यादातर एरोसोल प्रोपेलेंट्स में, कूलेंट्स में, रेफ्रिजरेटर में, ब्लोइंग एजेंट है उनमें भी ज़्यादातर ये यूज़ होती है। तो जो हेलोन्स है क्या होते हैं, जो ब्रोमाइंस होते हैं जिनमें क्या होता है गैसेज होती हैं, ठीक है, ब्रोमाइन कंटेनिंग गैसेज दैट हैव बीन इन यूज़ इन फायर एक्सटिंक्शन में यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक है जी। तो सम ऑफ जो ODS है वो रिलीज होते हैं स्ट्रेटोस्फीयर बाय जेट और रॉकेट के द्वारा भी। तो अदर पास ग्रेजुअली फ्रॉम द ट्रोपोस्फीयर टू स्ट्रेटोस्फीयर। तो बाकी की जो पास हो जाती है वो ट्रोपोस्फीयर से स्ट्रेटोस्फीयर तक पास होने लग जाती हैं। तो ओजोन डेप्लीशन सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ओजोन एंड कन्वर्ट द सेम इनटू ऑक्सीजन। तो कह रहे हैं कि जो ओजोन डेप्लीशन सब्सटेंसेस होते हैं वो ओजोन के साथ रिएक्ट कर देते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में। तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो स्प्लिट अप हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में। उसके बाद एटॉमिक जो होता है क्लोरीन उसे रिलीज कर देती हैं। तो लेटर रिएक्ट विद ओजोन टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। उसके बाद ओजोन के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लग जाती है। तो क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो होती है वहाँ पर वो भी बनने लग जाती है। तो सेम रिएक्ट विद ओजोन अगेन टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड रिलीज क्लोरीन। तो अगेन जो है फिर वो ओजोन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और क्लोरीन को रिलीज कर देती है। तो क्लोरीन जो है रिपीट करता रहता है फिर यही प्रोसेस बार बार। तो इट एस्टिमेट दैट जो क्लोरीन एटम्स है फॉर्म्ड इन स्ट्रेटोस्फीयर कैन परसिस्ट इन स्ट्रेटोस्फीयर फॉर 100 ईयर्स एंड डिस्ट्रॉय 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स। क्लोरीन एटम है वो स्ट्रेटोस्फीयर में जो है बनी जा रहे हैं और वहाँ पर ही है जो कि 1000 साल में जो लगभग जो है 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है।
तो ये कुछ रिएक्शन है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ रिएक्ट कर रही है, तो क्लोरोफ्लोरो ये आगे CClF2 बना रही है प्लस क्लोरीन गैस दे रही है। यही क्लोरीन अगेन ओजोन के साथ रिएक्ट करके O2 को रिलीज कर रही है, और ClO जो है वो अगेन ऑक्सीजन को अगेन तोड़ रही है जहाँ पर, ठीक है, यानी कि क्लोरीन प्रोड्यूस कर रही है जी। तो अफेक्ट ऑफ ओजोन डेप्लीशन, क्या क्या इफेक्ट होता है ओजोन डेप्लीशन का? सबसे पहले है कैंसर। तो द इंसिडेंट ऑफ स्किन कैंसर तो क्या कह रहा है कि ज़्यादातर स्किन के कैंसर होते हैं इसमें। तो आई साइड जो होती है वो वीक होने लग जाती है, डैमेज होनी शुरू हो जाती है। तो लार्ज नंबर ऑफ जो लैंड एनिमल्स हैं वो क्या होने लग जाएंगे, ब्लाइंड वगैरह होने लग जाएंगे। तो इम्यून सिस्टम के ऊपर भी इसका अफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है। डिजीज़, नंबर ऑफ डिजीज़ जो है इंक्रीज़ होने शुरू हो जाएंगे। तो डेथ जो है यंगर की वो भी क्या होनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि एम्ब्रोनिक स्टेट हो जाएगी। जो यंग वंस है वो हाईली ससेप्टिबल हो जाएंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण, एंड वो मारे जाएंगे, ठीक है। म्यूटेशंस हो जाएगी, ठीक है जी। तो मोर जो है म्यूटेशंस विल भी अक्कर्स होने लग जाएगी, ज़्यादातर जो है वो हार्मफुल रहेंगे। उसके बाद फोटोसिंथेसिस है, उसके प्रोसेस के ऊपर भी जो है इसका प्रभाव डालेगा। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो है प्रभाव डालेगा इसका, बिकॉज ऑफ जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो CO2 की जो कंसनट्रेशन है वो कोज कर देगी ग्लोबल वार्मिंग को। उसके बाद जो है आर्टिकल्स वगैरह हैं उन्हें भी ये डैमेज कर देंगी। इंटरनेशनल एफर्ट्स टू चेक ओजोन डेप्लीशन, तो इंटरनेशनल भी एफर्ट्स हो रहे हैं ओजोन डेप्लीशन को चेक करने के लिए। सबसे पहले है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या है कि 1987 में UNEP, या फिर जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसने क्या किया, सक्सीड इन फॉरिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन टू लिमिट द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स टू हाफ द लेवल ऑफ 1986। तो कह रहा है कि 1987 ने UNEP ने एक एग्रीमेंट साइन किया था इंडस्ट्रियल के बीच, ताकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनकी जो प्रोडक्शन हो रही है वो लिमिटेड हो जाए, तो वो लगभग 1986 तक जो है वो हाफ हो जाए, ठीक है। उसके बाद है हेल्सिंकी डिक्लेरेशन। तो इसमें क्या है 1989 में जो मोस्ट नेशन, ठीक है, प्लेज किया गया वहाँ पर टू फेस आउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो फेस आउट करना उन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन से एंड हेलोन से, ठीक है, बाय 2000 तक, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन हो रही है 2 ODS हैज़ बीन स्टॉप्ड सिंस दैम। तो उस दौरान जो ODS की जो प्रोडक्शन हो रही है दोनों की, वो उसे ख़त्म कर सके, यानी कि स्टॉप कर सके। तो CFC है बीन रिप्लेस्ड विद दी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो रिप्लेस की गई है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के साथ। तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यानी कि HCIFC इससे रिप्लेस हो रही है, ठीक है। तो वाइल द क्लोरीन कंटेंट इज लो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन इट इज़ एब्सेंट इन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की एब्सेंट में होती है, ठीक है जी। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद है हमारे पास बेटा मैनेजिंग है, किस तरीके से गार्बेज वगैरह की मैनेज होती है, ठीक है। तो गार्बेज जो है रिफ्यूज्ड ऑफ फूड वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट आर्टिकल्स हैं, अलोंग विद अदर डोमेस्टिक वेस्टेज हैं। तो एवरी हाउस होल्ड जो है प्रोड्यूस करते हैं गार्बेज, हर हाउस होल्ड में जो है गार्बेज प्रोड्यूस होता ही होता है। तो गार्बेज जो मैनेजमेंट है इन द नॉन पोल्यूटेंट डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप। तो ये 3 स्टेप में ज़्यादातर कंसिस्ट करता है। सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ गार्बेज, उसके बाद है ट्रांसपोर्ट करना है गार्बेज को फ्रॉम कलेक्शन साइट से टू डिस्पोजल साइट तक, उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, गार्बेज का डिस्पोजल करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ नॉन जो कंबस्टेबल वेस्टेज हैं वो यूज्ड हो रहे हैं लैंडफिल में भी, ठीक है। यानी कि जो कंबस्टेबल कंपोनेंट है वो डिस्पोज्ड होंगे थ्रू, जैसे बर्निंग है, ठीक है, उनके द्वारा, पाइरोलाइसिस प्रोसेस है उनके द्वारा। तो सबसे पहले अगर हम पढ़ें कि पिग एंड कैटल फीडिंग जो होती है, तो पिग्स एंड स्ट्रे कैटल फीड ऑन गार्बेज एंड रिड्यूस इट्स बल्क। तो पिग और स्ट्रे कैटल है जो फीड करते हैं, क्या, गार्बेज फीड करते हैं, और बल्क जो इतना ज़्यादा ढेर वगैरह लगा होता है फिर उसे रिड्यूस करने में भी हेल्प होता है। तो हाउ एवर दे ऑल्सो litter the area with garbage and collection and disposal sites of the garbage are also sites of pest infection and disease। तो यहाँ पर डिस्पोजल वगैरह की जो गार्बेज वगैरह की जो साइड होती हैं जहाँ पर बड़े बड़े कूड़े के ढेर वगैरह लगे होते हैं, तो वहाँ पर इन्फेक्शन और डिजीज़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। ऐसे रैग पिकिंग होती है जो कि रिमूव करती है वेरियस रिसाइकलिंग आर्टिकल्स लाइक जैसे रैग वगैरह है, पॉलीथीन है, प्लास्टिक आर्टिकल्स है, ग्लास पीसेस वगैरह है, कैन है, कार्डबोर्ड वगैरह होते हैं। उसके बाद है रिसाइकलिंग।
तो आर्टिकल सेल्स यानी कि बाय अ बैग पिक्ड आर रिसाइकल, वेस्ट पेपर यील्ड कार्डबोर्ड बाइल वेस्ट कॉटन टेक्सटाइल आर यूज टू प्रोड्यूस पेपर, तो उन्हें पेपर बनाने में भी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जो मेटल वेस्टेज होती हैं उन्हें मेल्ट करके एक फ्रेश मेटल भी बनाया जाता है, पॉलीथीन को रिसाइकल वगैरह भी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या आएगा, जो गार्बेज है इज श्रेडेड एंड मिक्सड विद दी सीवेज स्लज, तो गार्बेज जो है मिक्स किया जाता है सीवेज स्लज के साथ एंड अदर जितने भी रिमेन्स वगैरह बच जाते हैं उनके साथ। उसके बाद इन्हें कन्वर्ट किया जाता है कंपोस्ट में, या बर्मी कंपोस्ट है। उसके बाद अब बायोगैस है, मैन्यूर वगैरह, तो ऑर्गेनिक वेस्टेज कैन ऑल्सो भी डिकम्पोज किया जाता है उन्हें, ठीक है, ताकि उससे बायोगैस वगैरह मैन्यूर खाद वगैरह ये बनाया जा सके। बर्निंग है तो सॉलिड कंबस्टिबल जो वेस्टेज हैं उन्हें बर्न कर दिया जाता है, ठीक है। वैसे जो उसके बाद है कोज करता है जी एयर पोल्यूशन का भी, ठीक है जी। उसके बाद है ऑर्गेनिक वेस्ट इज बर्नड एट 850 डिग्री सेल्सियस इनसाइड द इनसिनरेटर, ठीक है। उसके बाद पायरोलाइसिस है। पायरोलाइसिस में क्या हो जाएगा, जो एनारोबिक कंबशन होती है ऑर्गेनिक वेस्टेज की, ठीक है, वो कहाँ पर होती है, कितने टेम्परेचर के ऊपर होती है, 1650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर होती है। और लैंड फिलिंग है, डंपिंग वगैरह, तो सॉलिड वेस्टेज जो होती हैं एंड डंप किया जाता है ज़्यादातर उन्होंने खुली जो लैंड वगैरह होती है वहाँ पर लेइंग किया जाता है लैंड में ही। तो इट इज़ कम्पैक्ट आर कवर्ड विद अ लेयर ऑफ अर्थ लाइम एंड ब्लीच, ओ या फिर ब्लीचिंग पाउडर ईच टाइम टू रिड्यूस द चांस ऑफ स्टिंकिंग एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज। जैसे ग्रीन एंड ब्लू कलर्ड बाइंस है, जितने भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट होते हैं आर रिक्वायर्ड टू कीप टू टाइप ऑफ बाइंस, दो टाइप के जो बाइंस रिक्वायरमेंट रहती है सेग्रेशन ऑफ वेस्टेज के लिए। तो एक ग्रीन कलर्ड बिन होता है फॉर बायोडिग्रेडेबल आर्टिकल्स के लिए, एक ब्लू कलर बिन्स होती हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के लिए। इसके साथ जी हमारा थ्योरी वाइज जो है चैप्टर खत्म होता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे।